आज हम लोग फिजिक्स का सेट नंबर 4 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। अभी तक जो भी बच्चा सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, सेट नंबर 3 नहीं देखे हैं किसी कारणवश, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज़रूर से ज़रूर देख लें। क्यों सबसे अलग है? क्योंकि इसमें जो भी आंसर जो भी इसमें आंसर दिया गया वो एकदम करेक्ट है। अभी ना हम कुछ दिन पहले हमने बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल में देखा कि उसका आंसर वो फिर क्या कर रहे हैं, अब जो सेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 का आंसर उन्होंने दिया है, उनका क्या है कि वो फिर से अब करेक्शन कर रहे हैं। मीन्स सेट नंबर 1 में जो गलत है फिर से वीडियो बना रहे हैं, सेट नंबर 2 में जो गलत है उस फिर से वीडियो बना रहे हैं। तो इस एजीएस स्टडी के माध्यम से आपको कोई भी क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज आई एम इन लेक्चरल, मैं खुद एक लेक्चरल हूँ, इसीलिए सारा कंक्लूजन करके मैं इसका आंसर देने जा रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और शेयर करें, क्योंकि आपको सबसे अलग मिलने जा रहा है। तो आज हम सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, जो हमने फिर से एक बार बोर्ड पूरा अच्छा से लिख दे रहे हैं। सेट नंबर 4 है फिजिक्स का, फिजिक्स सेट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है बच्चों? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड का इनमें से कौन यूनिट है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिनोटेड बाय वेक्टर ई, और वेक्टर ई का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन और चार्ज का हो गया कूलाम, मीन्स न्यूटन पर कूलाम। जो ऑप्शन होगा वही आंसर है, यानी फर्स्ट का जो आंसर होगा वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी नंबर आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिए क्या बोला है। व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म फील्ड ए डाइपोल एक्सपीरियंसेस। 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा चेंज किया है। पिछले वाले सेट यानी कि 2 और 3 सेट में आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, फिर भी मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि जब भी कोई यूनिफॉर्म फील्ड का बात हो, यूनिफॉर्म फील्ड चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, यूनिफॉर्म फील्ड चाहे वो मैग्नेटिक हो, अगर वो डाइपोल एक्सपीरियंस कर रहा है तो वहाँ पे टॉर्क जनरेट होगा। यानी कि यूनिफॉर्म फील्ड में अगर डाइपोल एक्सपीरियंस कर रहा है तो ऑप्शन नंबर ए बोला है नेट फोर्स नहीं हो सकता है, ए टॉर्क, यानी 2 नंबर का ऑप्शन होगा बी, ए टॉर्क, ए टॉर्क। हमने वीडियो नंबर 2 या 3 में जो क्वेश्चन इसमें होगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप विथ डायग्राम इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो जरूर से जरूर देख लें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है 2 कॉपर स्फेयर, 2 कॉपर का स्फेयर है, 2 कॉपर का स्फेयर है। बोला है कि दोनों का रेडियस सेम है। चलिए भाई रेडियस को हम सेम ले लेते हैं, इसका भी आर ले लेते हैं और इसका भी हम आर ले लेते हैं। बोला 1 सॉलिड एंड अदर होलो, एक सॉलिड है, दूसरा को हम ऐसे ही रखते हैं क्योंकि ये होलो है। आर चार्ज द सेम पोटेंशियल, दोनों में पोटेंशियल सेम है, यानी V1 इज इक्वल टू V2। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करेंगे और दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम बोला है, तो बोला विच विल हैव मोर चार्ज, दोनों में से किसका चार्ज ज्यादा होगा। तो बच्चों यहां पे ध्यान से समझना है कि बॉडी चाहे सॉलिड हो, बॉडी चाहे होलो हो, दोनों का जो फॉर्मूला होगा वो पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा Q/R। तो फर्स्ट बॉडी का अगर हम Q1 चार्ज मानते हैं, सेकेंड बॉडी का चार्ज अगर हम Q2 मानते हैं, तो फर्स्ट बॉडी यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन V का कितना होगा Q1/R, क्योंकि दोनों बॉडी का रेडियस सेम बोला है इसीलिए हम R लेके चलेंगे। फिर सेकेंड बॉडी का यानी V2 का कितना हो जाएगा, फिर से Q2/R।
K cancel out each other, then R is also cancel, then finally दोनों बॉडी का चार्ज अकॉर्डिंग टू डेरिवेशन दोनों बॉडी का चार्ज सेम आ रहा है। यानी ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है कि सॉलिड स्फीयर में ज़्यादा चार्ज होगा, नहीं होगा। होलो स्फीयर में ज़्यादा चार्ज होगा, नहीं। फिर क्या बोला कि बोथ विल हैव एन इक्वल चार्ज। तो क्वेश्चन ही पूछा था विच विल हैव मोर चार्ज, किसमें ज़्यादा चार्ज होगा, तो दोनों बॉडी में ज़्यादा चार्ज होगा। यानी द राइट ऑप्शन इज सी, सी इज द राइट ऑप्शन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स का यूज करें, कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करें। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स किया कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, उसका एक बार और एक्सप्लेनेशन दीजिएगा आप। तो हम जैसे ही सेट नंबर 5 को क्लोज करेंगे, यानी पूरा सेट आपका फिजिक्स का वीडियो जैसे ही अपलोड हो जाएगा, तो जितने भी बच्चों का जो भी डाउट है हम वीडियो के माध्यम से उन डाउट को क्लियर करेंगे। इसीलिए आप बारीकी से चीज को समझें। इसके बाद अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। और बात रहा एग्जाम का, तो आपका एग्जाम होगा, आपका जनवरी तक रूटीन आ जाएगा। यानी कि हमको लगता है कि 2-3 जनवरी तक रूटीन आपको दे देगा और 17 जनवरी से संभावित डेट है कि एग्जाम हो सकता है। इसीलिए बारीकी से इसको समझें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है बच्चों, इसको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि ए गॉसियन स्फीयर इनक्लोज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ इट। देखिए ध्यान से, एक गॉसियन स्फीयर है, दिस इज गॉसियन स्फीयर, गॉसियन स्फीयर। इस गॉसियन स्फीयर पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया है। तो डाइपोल के बारे में आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो डाइपोल में जो चार्ज होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इस दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा वो हम 12 लेके चलेंगे। कोई कोई किताब में आपको 2a दिया होगा। फिर क्या बोला कि द टोटल फ्लक्स अक्रॉस द स्फीयर इज, यानी इस स्फीयर में कितना फ्लक्स होगा। तो बच्चों फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू इनक्लोज चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इस गॉसियन स्फीयर के अंदर में कितना चार्ज है, देखते हैं कितना चार्ज है। यानी कि -q चार्ज प्लस q चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सम कितना हो गया 0 बाय एप्सिलॉन नॉट। यानी फाइनली आपका जो फाई आया वो कितना आ गया 0, यानी फाई 0। तो जिसमें आंसर 0 दिया वही होगा, यानी कि द राइट आंसर इज डी। यानी 4 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो डी नंबर होगा जिसमें 0 दिया हुआ है। यानी किसी भी गॉसियन सरफेस के अंदर, यानी इस क्वेश्चन में गॉसियन सरफेस के अंदर जो टोटल क्या होगा फ्लक्स होगा वो 0 होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो 5 नंबर में क्या बोला है, 5 नंबर क्वेश्चन बोला है, 5 नंबर में क्या बोला है, ए सोप बबल इज गिवन नेगेटिव चार्ज, देन इट्स रेडियस डिक्रीज इंक्रीज रिमेन्स अनचेंज्ड, नथिंग कैन बी प्रिडिक्टेड। तो कोई भी सोप बबल में अगर नेगेटिव चार्ज है, तो अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसका जो रेडियस होगा, किसी भी सोप बबल का रेडियस इंक्रीज कब करेगा, रेडियस या तो इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। तो रेडियस का इंक्रीज करने का मतलब है कि वो सोप बबल में नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो 5 नंबर का आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी नंबर, क्योंकि सोप बबल बोला है, सोप बबल इज गिवन नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव चार्ज दे रहा है, देन इट्स रेडियस इज इंक्रीजेज, देन द क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर राइट होगा बी नंबर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। उससे पहले थोड़ा सा बोर्ड को साफ कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से देखिए क्योंकि समय को बचाना है, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना है। 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ +3 माइक्रोकूलाम एंड -8 माइक्रोकूलाम अट्रैक्ट ईच अदर विथ अ फोर्स ऑफ 8 न्यूटन। आप अगर अभी तक ये क्वेश्चंस को प्रिंट नहीं निकाले तो प्रिंट जरूर निकाल लें, प्रिंट जरूर निकाल लें, क्योंकि
क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बैंक आया है, चाहे वो गोल्डन हो, कुछ भी हो, उसमें ना टाइपिंग गलत दिया हुआ है, तो आप क्वेश्चन को गलत कंफ्यूज करेंगे, उसको बनेगा नहीं आपसे। इसीलिए आप इसका एटलीस्ट अपने मोबाइल में पीडीएफ जरूर रखें, कहीं कोई शंका हो तुरंत आप उस पीडीएफ को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों ध्यान से समझना, ये न्यूमेरिकल है और इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है 2 पॉइंट चार्ज ऑफ +3, 2 पॉइंट चार्ज है, ध्यान से समझना है, +3 माइक्रोकूलम और -8 माइक्रोकूलम अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट कर रहा है, ऑब्वियसली चार्ज अपोजिट है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट ही करेगा। इस दोनों के बीच में अट्रैक्शन जो हो रहा है, उसमें जो फोर्स लग रहा है वो 1 न्यूटन का लग रहा है। तो दोनों चार्ज के बीच में ना हम रेडियस ले लेते हैं r। बोला है चार्ज ऑफ, तो पहले इसका हम लोग कैलकुलेट करते हैं पहले। तो F इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है ना कूलम्ब्स लॉ का 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r², यानी F इज इक्वल टू, इसको K मान लेते हैं कुछ समय के लिए। अभी ना हम लोग वैल्यू पुट नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन का सेकंड स्टेप अभी हम लोग पढ़े नहीं है, तो इसको K भी मान सकते हैं और 1/4πε0 भी मान सकते हैं, इसलिए K मान लिए। Q1 का वैल्यू दिया हुआ 3 माइक्रोकूलम, तो 3 × 10⁻⁻6 इंटू माइनस को -8 लेंगे, या 8 भी आप ले सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज सिर्फ और सिर्फ चार्ज के प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। आप ना कैलकुलेशन में कभी भी नेगेटिव लेके ना चलें, ये सिर्फ चार्ज के प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है कि एक चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, एक चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। तो दोनों में जो फोर्स जनरेट हो रहा है वो अट्रैक्टिव होगा, इसीलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 8 × 10⁻⁻6 ले लेंगे, बाय कितना, तो r ले लेंगे। हाँ एक और बात, अगर आपको लगता है कि नहीं हम ले ही लेंगे कैलकुलेशन में, तो आप ले सकते हैं, बट इसको नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी F इज इक्वल टू K इंटू 8 3 जा 24 इंटू 10⁻⁻12 बाय r², यहाँ पे स्क्वायर छूट गया था, इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मानते हैं। फिर क्वेश्चन क्या बोला है कि ये चार्ज ऑफ +5 माइक्रोकूलम इज एडेड टू ईच अदर। अब हम क्या करेंगे, देखिए फिर से हम डायग्राम बना रहे हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जो पहले कितना था, +3 माइक्रोकूलम में, अब क्या बोला क्वेश्चन कि +5 माइक्रोकूलम आप इसमें ऐड कर दें। फिर सेकंड बॉडी कितना है, तो -8 माइक्रोकूलम में फिर से आप 5 माइक्रोकूलम को ऐड कर दें, दोनों के बीच का सेपरेशन r है। तो बोला है कि नाउ द फोर्स विल बी, नाउ द फोर्स दे सकता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 7 नंबर क्या बोला है क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। 7 नंबर क्वेश्चन बोला है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड, एंड देन द चार्जिंग बैटरी इज डिसकनेक्टेड। ध्यान से समझिएगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो चार्ज्ड है, फिर बोला कि देन द जो चार्जिंग बैटरी है उसको डिस्कनेक्ट कर रहा है। द प्लेट आर फर्दर सेपरेटेड का मतलब क्या कि दोनों प्लेट को ना दूर कर दिया जाता है। दोनों प्लेट को अगर दूर कर दिया जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट विल बी, तो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसको समझते हैं। देखिए अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि दो पैरेलल प्लेट है, दोनों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है C इज इक्वल टू ε0 A/d। ध्यान से समझिएगा। और फिर क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला बैटरी इज डिसकनेक्टेड। ध्यान से समझिएगा, डिसकनेक्टेड, ठीक है। अगर बैटरी को हम डिस्कनेक्ट करेंगे तो देखिए जैसे ही हम दोनों प्लेट के बीच का बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे, आपका यहाँ पे चार्ज जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि बैटरी को हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, और जैसे ही चार्ज आपका चार्ज जैसे ही कांस्टेंट होगा, अगेन हम अभी आपको क्या बताएं कि किसी भी पैरेलल प्लेट का फॉर्मूला कितना, ε0 A/d। अब यहाँ पे समझिए
किसी भी प्लेट का सेपरेशन और एप्सिलॉन नॉट और एरिया तो कांस्टेंट हो जाएगा, देन सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d। अब यहां पे समझना है, बोला है कि द प्लेट्स आर फर्दर, यानी कि अब ध्यान देना है। तो सबसे पहले हमको समझना है कि पोटेंशियल का रिलेशन निकालना है, तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे जी, देन V इज इक्वल टू Q बाई सी, और Q कैसा है, Q तो कांस्टेंट है। अब यहां पे समझना है कि अगर हम सेपरेशन को बढ़ाएंगे, सेपरेशन को जैसे ही हम बढ़ा देंगे, अगर हम सेपरेशन को बढ़ा देते हैं, सेपरेशन बढ़ेगा तो C क्या होगा, घटेगा। अगर दोनों पैरेलल प्लेट के बीच का दूरी को हम कंटिन्यूअस बढ़ा देंगे तो उस पर लगने वाला कैपेसिटेंस जो होगा वो डिक्रीज करेगा। कैपेसिटेंस यहां पे क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि जब हम दोनों प्लेट को डिस्कनेक्ट करते हैं तो दोनों प्लेट का सेपरेशन जो होता है, दोनों प्लेट सेपरेट हो जाता है, मतलब डिस्टेंस धीरे धीरे सेपरेट होने लगता है। तो डी अगर बढ़ेगा तो सी यहाँ पे क्या हो, घटेगा, यानी कि जब डिस्कनेक्ट करेंगे तो कैपेसिटेंस घटेगा। और बच्चों यहाँ पे ध्यान से समझिए, क्योंकि डिस्कनेक्ट के केस में Q आपका कांस्टेंट है, मतलब फिर से हम बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/c, यानी C अगर डिक्रीज करेगा, ध्यान से समझिए, C अगर डिक्रीज करेगा तो पोटेंशियल यहां पे इंक्रीज करेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जैसा आपको बताया गया है हम वैसे ही आपको बता रहे हैं। इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा, यानी कि 7 नंबर में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स विल बी इंक्रीजेज, तो द राइट आंसर इज सी इसका राइट आंसर होगा। प्लेट क्या करेगा, तो यहां पे इंक्रीज करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर अब हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, इसको ध्यान से समझिए। बोला है कि इंक्रीजिंग द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर मीन्स, इसको ध्यान से समझिए, इक्वेशन लिख के हम बताते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, इसको ध्यान से समझिए। हम इसको पूरा साफ कर दे रहे हैं, बाकी क्वेश्चन नंबर 7 आप देख के बढ़िया से इसको कॉपी कीजिए। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करें। दूसरी बात कि इस चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है जी, इंक्रीज द चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर मीन्स, तो देखिए Q इज इक्वल टू होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, देन Q इज इक्वल टू CV। तो यहां पे C क्या है, C इज कांस्टेंट, C तो आपका कांस्टेंट है। तो क्वेश्चन बोला इंक्रीज द चार्ज को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यहां पे आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा B, इंक्रीज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो द राइट आंसर इज B। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्या बोला है, 2 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 6 माइक्रोफैराड, यानी 2 कैपेसिटर है, C1 भी 6 माइक्रोफैराड और C2 भी आपका है 6 माइक्रोफैराड। फिर क्या बोला है, द मिनिमम एंड मैक्सिमम कैपेसिटेंस विच में बी ऑब्टेन्ड आर, तो पहले क्या बोला है, मिनिमम, तो मिनिमम किसको बोलेंगे और मैक्सिमम किसको बोलेंगे, तो इसको समझना है। मिनिमम का मतलब आपका हो गया सीरीज कि कैपेसिटर जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और मैक्सिमम का मतलब है कि कैपेसिटर जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। बच्चों यहां पे ध्यान से समझिए कि हमने ये कैसे जाना कि मिनिमम होगा तो सीरीज होगा, मैक्सिमम होगा तो पैरेलल होगा। तो वीडियो नंबर 3 में सेम क्वेश्चन आया था कि कब डिक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा, तो वहां पे हमने डिटेल से बताया है, आप उस वीडियो में देख सकते हैं। तो अब बोला कि 2 कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन में, ध्यान से समझिएगा,
सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे क्या निकालेंगे, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, या आप एक डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 इंटू C2 बाय C1 प्लस C2, यानी C1 भी 6 है, C2 भी 6 है, बाय 6 प्लस 6 यानी 36/12, यानी कि 3 माइक्रोफैराड, यानी जब सीरीज यानी मिनिमम कितना आ गया मेरा 3 माइक्रोफैराड। तो 3 माइक्रोफैराड और मैक्सिमम निकालते हैं अब हम, तो मैक्सिमम के लिए C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2, यानी 6 प्लस 6 यानी 12 माइक्रोफैराड। तो ऑप्शन नंबर बी में 3 माइक्रोफैराड और 12 माइक्रोफैराड दिया हुआ है, यानी 9 का आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा। 10 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझना है। 10 नंबर क्वेश्चन भी कैपेसिटर का ही पार्ट है। हालांकि देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर नया सिलेबस में हटा दिया है, फिर भी क्वेश्चन दिया है तो इसको बनाना तो पड़ेगा ही। आप इसको एक बार जरूर से जरूर पढ़ लें क्योंकि सारा सेट में देखने दिया हुआ है। बोला है कि डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। देखिए ये पॉइंट ए है, हम डायग्राम बना रहे बढ़िया से देखिए। कोई भी डाउट हो बच्चों जरूर कमेंट बॉक्स का यूज करें, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। किसी में कंफ्यूजन है हम उसको फिर से आपके सामने नया वीडियो लेकर जरूर आएंगे अगर आपको कंफ्यूजन ज़्यादा होगा तो। अदरवाइज हमें जहाँ तक लगता है कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, फिर भी अगर आपको दिक्कत है जरूर पूछें। देखिए सारे कैपेसिटर में आपका जो वैल्यू दिया हुआ है वो सब में 3 3 3 3 दिया है, और ए और बी पॉइंट के बीच का कैपेसिटेंस निकालने के लिए बोला है। आप ना चैप्टर नंबर 3 और यूनिट नंबर 2 में पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे इसको ध्यान से समझिए। वो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट। व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट में क्या होता है कि इफ R1 बाय R2 इज इक्वल टू R3 बाय R4 होने का मतलब है कि ये सर्किट बैलेंस है। ऑब्वियसली यहां पे भी सर्किट कैसा है? आपस में बैलेंस है। और अगर सर्किट आपस में बैलेंस होगा तो बीच में कुछ भी कनेक्ट हो उस पर करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी आपका एक। अब यहां पे क्या होगा? यहां पे इसको चेंज कर दीजिए तो यहां C1 बाई C2 हो जाएगा इज इक्वल टू C3 बाई C4 हो जाएगा। यहाँ पे न्यू कन्वर्टेशन करेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज एक नया डायग्राम हम लोग बनाएंगे जो आपको क्या दिख रहा है ध्यान से समझिएगा। जब नया डायग्राम इसको हम लोग बनाएंगे तो ध्यान से समझिए। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। तो ऊपर क्या दिख रहा है आपको? सीरीज में। और नीचे क्या दिख रहा है? नीचे भी सीरीज दिख रहा है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिए। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर मेरा आएगा, ऊपर सीरीज। अभी आपको तुरंत बताएं कि अगर सीरीज में होगा तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, या C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर का जब निकालेंगे तो उसको C1 नाम दे देते कुछ समय के लिए समझने के लिए। तो C देखिए इसका नाम C1, इसका नाम C2, इसका नाम C3, इसका नाम C4 दे देते हैं। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ऊपर में, ऊपर वाला हम ले रहे हैं, ऊपर वाला अभी, ऊपर वाला ओनली, ऊपर वाला। तो C1 इंटू C2 बाय C1 प्लस C2, यानी C1 इंटू C2 कितना? तो 3 इंटू 3 बाय 3 प्लस 3, यानी कि आपका कितना आ गया? 3 3 जा 9 बाय 6, यानी कट करिए 3 3 जा 3 2 जा, कितना बचा मेरा? C इक्विवेलेंट 3/2। ध्यान से समझना है, ये C इक्विवेलेंट आप मेरा कितना आ गया? C इक्विवेलेंट लिखेंगे हम लोग, C इक्विवेलेंट 3/2। अब इसको ध्यान से समझिए, जब वैल्यू सेम है तो नीचे भी जो C इक्विवेलेंट डैश आएगा वो भी तो 3/2 ही ना आएगा। अब क्या करेंगे? अब ये दोनों मिला के एक नया डायग्राम बनाएंगे हम लोग। एक नया डायग्राम बना दिए, फिर ये दोनों मिला के एक नया डायग्राम नीचे बनाएंगे। अब आपस में ये दोनों डायग्राम कैसा दिख रहा है? इसका नाम A, इसका नाम B। ये 3/2, नीचे भी 3/2।
और जब दो कैपेसिटर आपस में पैरेलल हो तो क्या हो जाएगा उसका, अब हम लोग क्या करेंगे, देन सी इक्विवेलेंट, यहाँ डैश ले लिए ना, डबल डैश लेंगे, तो C1 सी इक्विवेलेंट प्लस सी इक्विवेलेंट डैश, यानी कि इसका नाम क्या लिए, सी इक्विवेलेंट और इसका सी इक्विवेलेंट डैश, यानी 3/2 प्लस 3/2, यानी एलसीएम आपका हो जाएगा 2 और ऊपर में 3 + 3, यानी 3 + 3 6/2, रिप्लेस करेंगे कितना आ गया 3 माइक्रोफैराड, यानी कि 10 नंबर का जो आंसर होगा वो माइक्रोफैराड में नहीं, ये कूलाम में दिया है, इसीलिए आपका 3 कूलाम ही आएगा, यानी कि द राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, जो आंसर दिया हुआ है 3 कूलाम। इसको एकदम बारीकी से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या क्या बोला है। देखिए यही तरीका ही है इसको बनाने का, हम इसको डायरेक्ट करना चाहेंगे तो गलत हो सकता है, तो इसको ध्यान से बारीकी से समझना है कि जब भी हम लोग जब भी आपको इस टाइप का कोई भी कॉम्बिनेशन देगा तो जान लीजिए कि ये आपस में ये क्या करेगा, किसको फॉलो करेगा, तो व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉलो करेगा। और व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर C1/C2 = C3/C4 का रेशियो सेम है तो अंदर में जो भी चीज कनेक्ट है उस पर करंट फ्लो होना बंद होगा, यानी उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं C1 और C2 आपस में कैसा कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज में है, तो सीरीज का फॉर्मूला कितना होगा, तो C1 × C2/C1 + C2, वैल्यू पुट करेंगे 3/2 आएगा। फिर देखिए ऊपर का वैल्यू सेम है तो नीचे का भी वैल्यू सेम हो गया, यानी सी इक्विवेलेंट डैश का भी वैल्यू आपका सेम आ गया। अब हम एक नया डायग्राम बनाएंगे, तो ऊपर का दोनों कैपेसिटर मिलकर एक नया कैपेसिटर, नीचे दोनों कैपेसिटर मिलकर एक नया कैपेसिटर बना, दोनों का वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करने पर 3 कूलाम आएगा यानी 10 का सी का जो आंसर होगा वो 3 कूलाम आंसर होगा। बारीकी से क्वेश्चंस को समझे, कोई दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स का प्रयोग करें। जब तक आप कमेंट बॉक्स का प्रयोग नहीं करेंगे आपको कोई भी चीज क्लियर नहीं होगा। अगर क्लियर हो गया तो कोई बात नहीं है, आप आराम से इसको आगे बढ़ते जाइए। क्वेश्चन नंबर अब हम बढ़ेंगे 11 नंबर में। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें मैथमेटिकल पार्ट ज्यादा दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो सेट नंबर 1 का 5 नंबर में है, सेट नंबर 2 का 5 नंबर क्वेश्चन में है। जो बच्चा अभी तक सेट नंबर 1 और 2 मेरा नहीं देखे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पर जाकर जरूर देखें। क्वेश्चन बोला इफ ए डाइलेक्ट्रिक बी इंट्रोड्यूस बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन द वैल्यू ऑफ इट्स कैपेसिटेंस। बच्चों ये कैपेसिटेंस हम इस पर टाइम बर्बाद ना करते हुए इस पर क्या करेगा, जो नया इक्वेशन आएगा वो C × K आएगा। आप पहला वीडियो नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 5 सेट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 5 का लेक्चर में जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे K टाइम्स इंक्रीज कर रहा है, यानी B नंबर का जो आंसर होगा वो 11 का B नंबर आंसर होगा। अगर आपको दिक्कत है सेट नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन जाके जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है कि व्हाई इज द व्हीटस्टोन ब्रिज मोर एक्यूरेट देन द मेथड ऑफ मेजरिंग रेसिस्टेंस। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है रेसिस्टेंस को मापने के लिए। व्हीटस्टोन ब्रिज से हम लोग करते क्या है, अभी तुरंत हम आपको बताएं कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड रेसिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, बैलेंसिंग पॉइंट होता है, और बैलेंसिंग पॉइंट को ही हम लोग नल मेथड बोलते हैं या नल पॉइंट बोलते हैं। इसीलिए रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करते हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा, देखिए ध्यान से। बोला है किरचॉफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर कंसिक्वेंस ऑफ। देखिए ये जो किरचॉफ्स का रूल है ये सब में, यानी कि हमको लगता है सेट नंबर 1 में 2 में 3 में और जो 4 हम आपको बता रहे हैं सब में ये क्वेश्चन है। इसीलिए आप इसको जरूर से जरूर इंपॉर्टेंट लगा लें, ये क्वेश्चन आने का चांसेस ज्यादा है। ये क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा वो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और एनर्जी रिस्पेक्टिवली होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, इसको ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर पहले 14, 13 के बाद 14, 14 नंबर क्वेश्चन
बोला है कि द लेंथ एंड रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस ऑफ ए सर्टेन वायर आर डबल साइमल्टेनियसली देन द। तो अब यहाँ पे क्या समझना है कि द लेंथ एंड रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस ऑफ ए सर्टेन वायर आर डबल साइमल्टेनियसली। अगर बोल रहा है कि कोई एक वायर है जिसका लेंथ एंड रेडियस को हम क्या कर रहे हैं, डबल कर दे रहे हैं, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखते हैं कि नया रेसिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। अब बोला क्या क्वेश्चन की लेंथ और रेडियस को अब बड़ा कर दिए, तो वायर का जो एरिया होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो नया जो लेंगे हम आर डैश इक्वल टू एल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, लेंथ को डबल कर दीजिए और रेडियस को भी आप डबल कीजिए तो 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा। देन आर डैश इज इक्वल टू 2 रो एल बाय 2 टू जा 4 पाई आर स्क्वायर। ये रिप्लेस करेगा 1 और ये 2, यानी आर डैश इज इक्वल टू 1/2 इंटू रो एल बाई पाई आर स्क्वायर को हम ए बोल सकते हैं जो इक्वेशन नंबर 1 में दिया हुआ है, यानी आर डैश इज इक्वल टू 1/2 इंटू आर। यानी रेसिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ा, तो रेसिस्टेंस विल बी हाफ, रेसिस्टेंस तो हाफ हो जाएगा पहला बात, और बोला कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस विल रिमेन्स अनचेंज्ड। बच्चों यहाँ पे ध्यान से समझना है, रेसिस्टेंस स्पेसिफिक रेसिस्टेंस मतलब रो क्या बोला है, रो पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी बोला है। रो पे परिवर्तन कब होता है, जब मटेरियल चेंज करेगा। अगर मटेरियल एक समान है, एक जैसा है, तो रो यानी कि स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी डज नॉट चेंज, यानी यहां रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा, तो अनचेंज्ड होगा, अनचेंज्ड। यानी आपका जो राइट आंसर होगा 14 नंबर का वो हो जाएगा बी नंबर। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोला, हम इसको जान के नहीं मिटाए थे ताकि क्वेश्चन नंबर 15 में हमको दोबारा डायग्राम ना बनाना पड़े। अब क्वेश्चन नंबर 15 हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं। बोला कि द रेसिस्टेंस इन ओम इन 4 आर्म्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज आर एज फॉलोज, इन विच केस द बैलेंसिंग ब्रिज इज बैलेंस्ड। बोला है कि किस केस में जो सर्किट है वो बैलेंस कर जाएगा। चलिए पूरा मिटा देते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अभी हम तुरंत आपको बताएं, और आप लोग भी व्हीटस्टोन ब्रिज में जरूर पढ़े होंगे कि किस केस में सर्किट बैलेंस होता है। यानी रेसिस्टेंस का बैलेंस होने का मतलब है क्या, कि जब R1, R2, R3, R4, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बच्चों, एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, इसको एक सेल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे उतना डीपली नहीं जाना है, बस बोला है कि इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन व्हीटस्टोन ब्रिज के बैलेंसिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो कौन करता है बच्चों, इसको ध्यान से समझना है। देखिए, तो जिसका वैल्यू, जिसका रेशियो सेम हो, तो ऑप्शन नंबर, पहले हम ना डी को लेके चलते हैं, ऑप्शन नंबर डी। हालांकि किताब में यहाँ पे बी कर दिया है तो इसको आप सुधार लीजिए, ऑप्शन ए बी बी बी। तो आप सबसे पहले ऑप्शन को सुधारिए, ए बी सी डी। डी नंबर में 4,4,4,4 बोला, यानी चारों का रेसिस्टेंस अगर इक्वल हो जाए, अभी तुरंत हम आपको 3 कूलम वाला न्यूमेरिकल बताएं, तो अगर रेसिस्टेंस सब इक्वल होगा, मैंने 4/4 इज इक्वल टू 4/4, यानी 1 इज इक्वल टू 1, मतलब इसका रेशियो सेम आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। समय को ना बर्बाद करते हुए हम डायरेक्ट आंसर पे आ रहे हैं ताकि आपका समय थोड़ा बचे। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है बच्चों, ध्यान से समझिए। ए वायर इज half the diameter and half the length of a wire Q is similar material, then the ratio of resistance of P to the Q is। तो P to the Q is का रेसिस्टेंस पूछा है। ये भी क्वेश्चंस हम आपको सेट नंबर 2 या 3 में इसका एक्सप्लेनेशन हम दिए हुए हैं, आप उसको वहां पे जाके जरूर से जरूर देख सकते हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक में जाके जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 16,
16 ऑलरेडी हम सेट में बता चुके हैं। सेट नंबर 2 या 3 में आपको ये एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, आप वहां जाके करें। या तो इसको हम बता ही देते हैं, दिक्कत ज्यादा क्या है कि P बोला है और Q बोला है, तो अगर इसका हम लेंथ L लेते हैं, इसका भी लेंथ L और डायमीटर D लेते हैं, तो इसका बोला है आधा कर दीजिए आप, इसका लेंथ आपका आधा हो जाएगा और डायमीटर भी आधा हो जाएगा। तो बच्चों इसको ध्यान से समझना है, रेसिस्टेंस अब जब हम P निकालेंगे तो रो देखिए इसका आधा हो जाएगा L। अब देखिए इसका रेसिस्टेंस माने क्या होता है, फॉर्मूला पहले एक बार फॉर्मूला लिखते हैं, तो रो L बाई ए और एरिया ऑफ वायर अभी तुरंत हम आपको बताएं, तो रो L बाई 2 हुआ और एरिया कितना, तो पाई आर स्क्वायर। एक लाइन और हम बढ़ाएंगे, डायमीटर का बात बोला है तो D इज इक्वल टू 2R, देन R इज इक्वल टू D बाई 2। ध्यान से समझिए, तो क्या बोला है, तो देन रो L बाई 2 इंटू पाई, देखिए यहाँ कितना होगा D बाई 2 और फिर यहाँ पे D बाई 2 आधा होगा, तो D बाई 2 इंटू 2 हो जाएगा टू दी होल स्क्वायर, यानी रो L बाई 2 टू द होल पाई इंटू D स्क्वायर बाय 4। ये हुआ P का वैल्यू, यानी रेसिस्टेंस ऑफ P। अब हम निकालेंगे यहाँ पे रेसिस्टेंस ऑफ Q, तो रो L बाय पाई। अब यहाँ पे समझना है आर स्क्वायर, तो रो L बाय पाई इंटू D बाई 2 का होल स्क्वायर, यानी रो L बाय पाई D स्क्वायर बाई 4। अब बोला है कि आप दोनों का रेशियो निकाल दो, तो निकाल देते हैं दोनों का रेशियो, तो रेशियो रेसिस्टेंस ऑफ P बाय रेसिस्टेंस ऑफ Q, तो रेसिस्टेंस ऑफ P कितना दिया, देखिए ध्यान से। अभी क्या करना है, इस 4 को ऊपर लेके जाना है, 2 नीचे आ जाएगा, यानी कि ध्यान से समझिए, रो L बाय 2 टू द होल पाई D स्क्वायर बाई 4। अब फिर आर क्यू कितना आ जाएगा, आर क्यू को अभी हम ना समझाने के लिए नीचे ही ले लेते हैं, तो रो L बाय पाई D स्क्वायर, ये 4 को ऊपर ले लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे समझिए, ध्यान से समझना है, तो रो L बाय 2 इंटू पाई D स्क्वायर, 4 को यहाँ ले आते हैं, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे यहाँ पे, तो पाई D स्क्वायर बाय 4 रो L पाई D स्क्वायर 4 से 4 पूरा खत्म, ऊपर कितना बचा, तो 1 बचा, यानी आर पी बाय आर क्यू इज इक्वल टू 1/2, यानी आर पी का जो रेशियो निकलेगा आपका वो 1:2। ये न्यूमेरिकल हम 2 बार बता रहे हैं, ताकि क्योंकि दोनों सेट में दिया हुआ है इसीलिए हमने बता दिया। आप इसको बारीकी से बढ़िया से समझिए, कोई दिक्कत होगा फिर से जरूर पूछना है। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर 17। इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़ा ज़्यादा है बच्चों, इसीलिए ध्यान से बारीकी से समझिए। कोई दिक्कत होगा इसको फिर से कॉपी कीजिए बढ़िया से और इसको समझिए। अगर दिक्कत होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, यानी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर में क्या बोला है कि फॉर ओमिक कंडक्टर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाइड अक्रॉस इट आर रिलेटेड एज। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है E टाउ बाई m। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अगर प्रोपोर्शनलिटी करेंगे तो E हो जाएगा, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, Vd प्रोपोर्शनल टू E। द राइट आंसर इज B। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। क्वेश्चन नंबर 18 ना इस पूरे सेट नंबर 4 का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से समझना है। क्वेश्चन नंबर 18 सबसे बढ़िया है। बोला है एन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R इज कनेक्टेड टू ए सेल ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस R, द करंट इन द सर्किट इज मैक्सिमम व्हेन, ऑप्शन नंबर A B C D। तो ऑप्शन नंबर A को पहले आप सुधार लीजिए, कैपिटल R इज ग्रेटर देन स्मॉल r होगा, ठीक है। हम अभी लिख देंगे उसको बढ़िया से, इसको ध्यान से समझिए।
क्या बोला है, एन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, एगो सर्किट है जिसका एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर ले लिए, इसको एक सेल के साथ जोड़े जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस हम स्मॉल आर लेंगे, इसका पोटेंशियल हम भी लेके चलते हैं। तो देन वी नो दैट यूज ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का यूज करेंगे तो V इज इक्वल टू आई आर, देन करंट बोला है I, तो I इज इक्वल टू कितना होगा, V बाई आर, V इज इक्वल टू आई आर, देन I इज इक्वल टू V बाई आर। तो टोटल रेसिस्टेंस कितना हो गया, तो I इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखे, आप टोटल रेसिस्टेंस लिख रहे हैं कितना, तो R प्लस आर, क्योंकि एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, ये मेरा निकल गया करंट। अब देखिए आप एक रिलेशन पढ़े होंगे, पावर डिसिपेटेड P इज इक्वल टू, पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला हम लोग क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमको ना मैक्सिमम और मिनिमम का केस बोला, इसको बोलते हैं पावर डिसिपेटेड का एक फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो P इज इक्वल टू आई का वैल्यू कितना हो गया, तो V बाई आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर। ध्यान से समझिए, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि करंट इज मैक्सिमम, आई इज मैक्सिमम। देखिए मैक्सिमम और मिनिमम के केस में एक कॉन्सेप्ट होता है कि मैक्सिमा और मिनिमा के केस में ना हम लोग यूज करते हैं डिफरेंशिएशन का। तो यहाँ पे पावर को डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, रेसिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। तो रेसिस्टेंस के रिस्पेक्ट में अगर करेंगे तो देखते हैं क्या वैल्यू आता है। देखिए तो dp बाई डी आर इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मैक्सिमा और मिनिमा कॉन्सेप्ट हो तो डिफरेंशिएशन होगा, जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा उसको करके 0 कर देना है। यानी कि d बाई डी आर और p कितना दे दिया है, तो v स्क्वायर बाय r प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू कितना r। ध्यान से समझिए, हम यहाँ पे ना v को कॉमन ले रहे हैं, इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से समझिए, यहां से ना पोटेंशियल को हम कॉमन ले लिए, बाहर निकल गया, तो अंदर क्या बचा, r बाय r प्लस r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ध्यान से समझिए, अब ये क्या हो जाएगा, अच्छा ये तो स्क्वायर हम हटा चुके हैं, अब ये क्या होगा, यहां पे स्क्वायर लग जाएगा। इस क्वेश्चन को ना बारीकी से समझना है। अब ये देखिए डिफरेंशिएशन के u बाई v के फॉर्म में आ गया, और u बाई v का फॉर्म कहता क्या है, ध्यान से समझिए। पहले तो इसको v को आप एकदम साइड कीजिए, एकदम ध्यान से समझना है। पहला कॉन्सेप्ट कहता है कि u बाई v का फॉर्मूला होता है, तो इसका फॉर्मूला होगा v स्क्वायर, तो v स्क्वायर कर दिए हम लोग पहले, ठीक है, पहले v स्क्वायर, क्योंकि v ऑलरेडी क्या है, देखिए v का मतलब डिनोमिनेटर r प्लस r का होल स्क्वायर, तो r प्लस r का होल स्क्वायर ये क्या है, v है, तो v का स्क्वायर हो गया, v को छोड़ेंगे यानी कि r प्लस r को छोड़ेंगे। अब u का डिफरेंशिएशन, तो dr बाई dr, तो यहाँ 1 हो जाएगा, फिर माइनस, अब r को छोड़ेंगे, छोड़ दिए, तो यहाँ क्या होगा, d बाई डी आर, r प्लस r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए ये v स्क्वायर को RHS लेके जाएगा तो ये तो खत्म हो जाएगा, ये वाला पूरा RHS जगह तो खत्म होगा, तो यहाँ कितना बचेगा, तो r प्लस r। ध्यान से समझिए, थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन आसान है। अब इसको ना हम डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं, तो 2 आगे आएगा, ठीक है, 2r प्लस r इंटू यहाँ हो जाएगा 1, इंटू हो जाएगा 1, ठीक है। इसको ध्यान से समझना है, बारीकी से समझना है, बाय r प्लस r का पावर 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे डिनोमिनेटर को हम ना RHS लेके जाएंगे, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये खत्म हो जाएगा, यानी r प्लस r, यानी यहाँ पे ओनली नॉमिनेटर बचेगा, नॉमिनेटर, तो r इंटू 2, तो 2r, अंदर में r प्लस r इज इक्वल टू 0। ये वाला RHS जाके 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे r प्लस r को हम कॉमन निकाल लिए, जैसे ही कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ कितना 2r बचेगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, कहीं कुछ छूट रहा है लगता है,
इसको बारीकी से समझना है, कहीं पे कुछ छूट रहा है। हाँ, क्या छूट रहा है? देखिए हम क्या बोले कि भी कितना, आर प्लस आर का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे होल स्क्वायर छूट रहा है, होल स्क्वायर। तो जैसे ही यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, जैसे ही यहाँ पे हम कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा आर प्लस आर माइनस 2r इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये तो मल्टीप्लाई में है, फिर से इसको आरसीएस भेजेंगे तो ये पूरा 0 होगा, यानी r प्लस आर माइनस 2r किसके बराबर? 0 के बराबर। और प्लस आर और माइनस आर, तो माइनस आर प्लस आर इक्वल टू 0। अब देखिए, अब लिख सकते हैं क्या, इसको आरसीएस लेके जा रहे हैं तो आर प्लस हो जाएगा, आर प्लस और इधर कितना बचेगा? स्मॉल आर एलएचएस में। यानी फाइनली आपका जो राइट आंसर होगा, ये क्वेश्चन नंबर कितना है? 18 का जो राइट आंसर होगा वो सी नंबर होगा बच्चों, सी नंबर। देखिए बड़ा जरूर गया, ये क्वेश्चन बड़ा जरूर गया है, बट बहुत ही आसान है। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर छूट गया था, उसको फिर से इंक्लूड किए तो मेरा राइट आंसर r इज इक्वल टू r आ गया। इसको बारीकी से समझिए, कोई दिक्कत होगा तो 2 बार 3 बार इस वीडियो को रोक रोक के देखिए, समझिए, क्योंकि हो ना हो क्वेश्चन दे दे, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसको अच्छे तरीके से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उसको रोक के देख भी सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 19 की ओर जाएंगे। इस क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 19 बोला है ए प्रोटॉन इंटर्स ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 19, ए प्रोटॉन इंटर्स ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड कितना दे दिया? 5 टेस्ला विथ वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना दे दिया? 4 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड एट राइट एंगल, यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री टू फील्ड द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोटॉन। प्रोटॉन का मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, यानी फोर्स कितना बोला है, और चार्ज दे दिया 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, तो इसको जो सॉल्व करना है, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू होता है Q B V साइन थीटा। साइन 90 का वैल्यू, यानी Q का वैल्यू कितना? 1.6 × 10⁻19, B का वैल्यू 5, और क्या दिया है? V का वैल्यू 4 × 10⁻7 दिया है, और साइन 90 का वैल्यू हो गया आपका 1। इसको कैलकुलेट कीजिए, 5 4 जा 20, 20 गुना 2 यानी कि 32 × 10⁻, कितना हो गया? -19 यानी -12। तो आंसर कितना दे दिया आपका? हाँ, 12 माइनस हो गया इंटू 1, यानी पॉइंट में आंसर दिया है, तो इसको लिख सकते हैं क्या? 3.2 × 10⁻13, 3.2 × 10⁻13 इज द राइट आंसर FM। इसको बारीकी से समझिए बच्चों, कोई दिक्कत होता है तो जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर कितना? तो 20 नंबर क्वेश्चन। 20 बोला है 2 पैरेलल लॉन्ग वायर each carries a current of 1A in the same direction are placed 1 meter apart। 2 पैरेलल वायर है बच्चों, इसके बीच का जो डिस्टेंस है D इज इक्वल टू 1 मीटर है। दोनों पे करंट बह रहा है 1 एम्पियर, यहाँ पे भी करंट बह रहा है 1 एम्पियर। तो करंट का फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं इस तरह का निकालने के लिए। तो क्या बोला है कि दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कितना होगा? अट्रैक्शन फोर्स कितना होगा, देखते हैं कितना होगा। तो μ0/4π इंटू फॉर्मूला होता है 2I1I2/d। तो μ0/4π का वैल्यू हो गया 10⁻⁻7 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1, और d का वैल्यू भी 1, यानी 2 × 10⁻⁷, 2 × 10⁻⁷, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बच्चों सेट नंबर 4 में मैक्सिमम क्वेश्चन न्यूमेरिकल दिया हुआ है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, ये हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा जाए, बट पेशेंस रख के इसको देखना है।
आराम से देखिए इसको। द एक्सप्रेशन ऑफ लॉरेंज फोर्स इज, ये भी क्वेश्चन पीछे आपको दिया हुआ है, फिर भी हम बता देते हैं कि लॉरेंज फोर्स का जो रिलेशन होता है, लॉरेंज फोर्स किसको बोलते हैं? द सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, दोनों का वैल्यू पुट कीजिए तो क्यू ई प्लस क्यू भी क्रॉस बी, यहाँ से क्यू कॉमन ले लीजिए तो वेक्टर ई प्लस भी क्रॉस बी, कौन सा आंसर दिया है? तो आंसर नंबर सी, तो द राइट आंसर इज सी। ठीक है, थोड़ा वीडियो रखो तो माथा दर्द करने। क्वेश्चन नंबर 22 बोला है, क्वेश्चन नंबर 22 बोला है, अच्छा रुक जाओ कोई बात नहीं, हम लास्ट में देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, सेट नंबर 2-3 में दिया हुआ है कि पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करंट। अभी जो आपको हम क्वेश्चन नंबर 20 में जो न्यूमेरिकल बताएं, वो 20 नंबर न्यूमेरिकल का थ्योरी दे दिया है। टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, अगर दो पैरेलल कंडक्टर है और उसका करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो उस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा, यानी 22 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर होगा। 23 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ पे नॉट बोला है, नॉट द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। तो ऑरस्टेड, बाकी सब होगा, टेस्ला होगा, गॉस होगा, वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा, तो ऑरस्टेड इसका आंसर नहीं होगा, तो नहीं वाला पूछा है इसीलिए आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, कोई दिक्कत है क्या? 24 नंबर, मेंशन SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो होता है टेस्ला। ठीक है, SI बोला है, अगर यहाँ पे CGS बोल देता तो हो जाता गॉस। दोनों लिख लीजिए, ये SI है, आप कॉपी के नीचे लिख लीजिए, CGS हो जाएगा गॉस। क्वेश्चन नंबर 25, यानी 24 का आंसर कौन सा होगा? बी नंबर। 25 नंबर देखिए, व्हाट इज लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स किसको बोलेंगे? अभी तुरंत हम आपको बताएं कि लॉरेंज फोर्स क्या होता है। तो लॉरेंज फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड पे फोर्स ऑन कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड पे रोटेट करता है उस समय उसका जो फोर्स लगता है, दिस इज लॉरेंज फोर्स, यानी इसका राइट आंसर होगा ए। लॉरेंज फोर्स किसको बोलेंगे? तो फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 26 का क्या आंसर होगा? फिर से क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, द अर्थ बिहेव्स एज ए मैग्नेट, अर्थ को आप एक मैग्नेट की तरह बिहेव करें विथ मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम द जियोग्राफिक। तो जियोग्राफिक में मैग्नेटिक जो अर्थ मैग्नेट होता है, दिस इज द अर्थ को हम एक मान लेते हैं, इसका मैग्नेट हम मान लेते हैं कि ये जो रोटेट करेगा ये करेगा साउथ पोल से लेकर नॉर्थ पोल, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 26 का बी नंबर आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 27, हम ना ये आपको एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं कि आखिर ये क्यों साउथ से नॉर्थ होगा, आप सेट नंबर 1-2 में देखें इसको बढ़िया से। क्वेश्चन नंबर बोला है 27 नंबर क्वेश्चन भी रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, बोला है द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज, स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बोला है कांस्टेंट एवरीवन नहीं होता है, जीरो एवरीवन नहीं, हैविंग वेरी हाई वैल्यू नहीं, वेरिंग। देखिए जो स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, वो हर पॉइंट पे चेंज करता है, यानी कि वेरिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर ये भेज दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल। अर्थ मैग्नेटिक जो बोला है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए कौन जिम्मेवार होता है, ठीक है, तो बोला कन्वेक्टिव करंट इन अर्थ कोर,
देखिए यहाँ पे एक वर्ड है अर्थ कोर। अर्थ कोर क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनिए। अर्थ कोर कैसा होता है, अर्थ के सेंटर पे इसको बोलेंगे क्या, इसी को अर्थ कोर को हम लोग दूसरा नाम बोल सकते हैं, दिस इज व्हाट, इसको बोलते हैं हॉट, या इसका एक और नाम है लावा, मोटिन लावा, LAWA। तो ये कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए नंबर, कन्वेक्टिव करंट इन अर्थ कोर, यानी कि यही रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो कन्वेक्टिंग करंट इन अर्थ कोर जो होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में। तो जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज इज नॉट यूज्ड टू स्पेसिफाई द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। बोला नॉट यूज्ड टू स्पेसिफाई द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड किसको किसको स्पेसिफाई करता है, तो किसको किसको करता है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डीप और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को करता है। क्वेश्चन पूछा कि कौन नहीं करता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड, यानी कि द राइट आंसर इज डी। 29 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी नंबर, कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज इज नॉट यूज्ड टू स्पेसिफाई द अर्थ, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पे बात करेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन बोला है द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए कॉइल of n turns of cross section of area of cross section A held with its plane parallel to the field B is। तो इसका आंसर बोला ए नंबर NAB/2, बी नंबर बोला है NAB, सी नंबर बोला है NAB/4 और डी नंबर बोला है 0। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से समझना है, क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है कि द magnetic flux linked with a coil of n turns of area of cross section A held with its plane parallel to the magnetic field। parallel का मतलब हो गया parallel to the magnetic field, तो magnetic field is, तो parallel का मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करेंगे तो ये साइन फंक्शन का काम है। तो साइन फंक्शन में साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाता है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला है, बोला कि द रोल ऑफ इंडक्टेंस इज इक्विवेलेंट टू, इंडक्टेंस का इक्विवेलेंस कौन होगा, तो होगा इनर्शिया। तो आपका जो 31 नंबर होगा उसका होगा डी नंबर, इनर्शिया। इनर्शिया ही क्यों होगा, क्योंकि इनर्शिया में आप पढ़े हैं कि इनर्शिया है क्या, तो कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और अगर कोई मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। उसी प्रकार रोल ऑफ इंडक्टेंस में भी क्या होता है, उस पर जो भी करंट प्रोड्यूस होता है, करंट का जो प्रोड्यूस जो करंट, उसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो जनरेट होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो जनरेट होता है उसको करंट अपोज करता है, और ये प्रक्रिया जो होता है उसमें कंटिन्यूअस होता है, इसीलिए ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है, यानी इंडक्टेंस और इनर्शिया। क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर क्या बोला, इसको ध्यान से समझिए। टू आइडेंटिकल कोएक्सियल कॉइल, दो आइडेंटिकल कोएक्सियल कॉइल है, P एंड Q नाम दे दिया है, P एंड Q नाम दे दिए हम लोग इसका, कैरिंग इक्वल अमाउंट ऑफ करंट इन द सेम डायरेक्शन, यानी करंट का जो डायरेक्शन है I जो है वो सेम डायरेक्शन में है। तो बोला कि एयर ब्राउट नियरर, तो बोला कि द करंट इन, तो उसका करंट का क्या होगा, दोनों कॉइल में करंट क्या होगा, तो दोनों कॉइल में अगर करंट का डायरेक्शन सेम है तो करंट यहां पे जो होगा वो बोथ P एंड Q जो होगा वो डिक्रीज करेगा, वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो द राइट आंसर इज डी। 33 नंबर जो बहुत ही आसान है, डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन अ वायर मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड इज फाउंड यूजिंग, डायरेक्शन ऑफ करंट आप वायर में निकालिए, डायरेक्शन ऑफ करंट आप कोई कॉइल में निकालिए, तो हम लोग यूज करते हैं बेसिकली राइट हैंड फ्लेमिंग रूल।
तो द राइट आंसर इज राइट हैंड फ्लेमिंग रूल। क्वेश्चन नंबर 34, लेंज लॉ इज कंसिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। द राइट आंसर इज बी, एनर्जी उसका आंसर होगा। लेंज लॉ में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो करता है। और क्वेश्चन नंबर लास्ट, सेट नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या बोला है, ध्यान से समझिए। बोला है इन द गिवन फिगर, आपके पास एक फिगर है, क्या बोला है, करंट जो है ए से बी में जा रहा है, करंट आई ए से बी में जा रहा है, स्ट्रेच वायर इज डिक्रीजिंग, वायर डिक्रीज कर रहा है, करंट फ्रॉम ए टू बी इन द स्ट्रेट वायर इज डिक्रीजिंग, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैसा होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होता है बच्चों। लेंज लॉ में आप पढ़े होंगे कि इंड्यूस्ड करंट और करंट का डायरेक्शन हमेशा एंटी क्लॉक यानी अपोज करता है। तो द राइट आंसर जो 35 का होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये आपका पूरा का पूरा सेट नंबर 4 का सॉल्यूशन रहा। अगर आपको किसी में कोई दिक्कत होता है, किसी में कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमें उसको जरूर से जरूर पूछें कमेंट बॉक्स के माध्यम से, हम उसको जरूर फिर से आपको बताने का प्रयास करेंगे। अभी बहुत सारे बच्चे सेट नंबर 1, 2, 3 में बोले सर इसको फिर से एक बार आप बता दीजिए, तो हम इसको जरूर वीडियो के माध्यम से बताएंगे। कोई भी दिक्कत हो बच्चों उसका एक्सप्लेनेशन आप हमसे फिर से ले सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा। जैसे ही सेट नंबर 5 खत्म करेंगे हम फिर से आपका फिर से एक बार हम डाउट जरूर लेंगे। अभी तक जो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने 12th के सारे ग्रुप्स में शेयर जरूर करें, क्योंकि बच्चों जो भी आंसर आपको मिल रहा है वो सारा एक्सप्लेनेशन पूरा जज करके बता रहे हैं। या ऐसा नहीं कि हम लोग पहले बता दिए फिर से दूसरे चैनल की तरह करेक्शन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप एकदम इसको बढ़िया से देखें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। आप अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू।